ये कहानी एक ऐसे फैन की है जो अपने पसंदीदा लेखक की कहानी से पूरी तरह से नाखुश है, जिससे वो अपने आप से बाहर हो जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिजरी। इस कहानी की शुरुआत में एक लेखक को दिखाया जाता है जो अपने घर से बहुत दूर एक सुनसान बर्फीले इलाके में अपनी किताब के अगले अध्याय को लिख रहा है। एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है जिसका नाम है पॉल शेल्डन, और पॉल की एक बहुत फेमस नॉवल सीरीज है जिसका नाम विक्टोरियन रोमांस है। और इस नॉवल का एक बहुत फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है मिजरी चेस्टिन, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। पॉल यहाँ पर अपनी किताब का अगला अध्याय खत्म करने के बाद वापस जा रहा होता है। रास्ते में बहुत ज्यादा बर्फ होती है, इसीलिए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और पॉल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि पॉल को उस वीराने में कुछ होता, वहाँ पर एक लेडी आती है और वो पॉल को अपने घर ले आती है। दरअसल ये लेडी पेशे से नर्स है और पॉल के होश में आने के बाद ये पॉल को बताती है कि वो उसकी नंबर 1 फैन है। उसने उसकी सभी नॉवेल्स को पढ़ा है। इस नर्स का नाम एनी होता है। पॉल उससे पूछता है कि मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ। वो बताती है कि तुम्हें यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं। पॉल उससे पूछता है कि मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया। एनी कहती है कि बाहर बर्फीला तूफान चल रहा है और मैं किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने टेलीफोन भी ट्राई किया लेकिन टेलीफोन लाइंस डेड है। एनी पॉल को बताती है कि तुम्हारी जान जाते जाते बची। तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं, तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है और तुम्हारे दोनों पैर बुरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे और जैसी रोड्स खुल जाएंगी मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। एनी पॉल का पूरी तरह से ध्यान रखती है और उसके दर्द को कम करने के लिए, उसे जल्दी अच्छा करने के लिए वो उसे अलग अलग तरह की दवाइयां भी खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पॉल की जो एजेंट होती है वो पॉल के लिए अब परेशान है, क्योंकि पॉल ने अपनी नई किताब खत्म करने के बाद उसे कॉल किया था कि वो वापस आ रहा है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पॉल अभी तक वापस नहीं आया। इसीलिए वो पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि पॉल किसी मुसीबत में है, नहीं तो अब तक उसे यहाँ पर होना चाहिए था। वहीं एनी पॉल की शेव करते हुए उसे बताती है कि जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो मैं हर रोज तुम्हारी लॉज के बाहर बैठकर तुम्हें देखती थी, और एक दिन तूफान की चेतावनी होने के बावजूद तुम अपना लॉज छोड़कर निकल गए। पॉल कहता है कि मुझे तूफान के बारे में नहीं पता था। एनी कहती है कि तुम लकी हो कि मैं वहाँ पर आ गया और तुम बच गए। अब तुम बहुत सारी नॉवेल्स लिख सकते हो। मैंने तुम्हारे मिस्ट्री नॉवल के 8 पार्ट्स पढ़े, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पॉल उसे थैंक्स कहता है और वो कहता है कि तुम बहुत काइंड हो। एनी कहती है कि मैंने देखा है कि तुम्हारे पास एक केस है जिसमें तुम्हारी नई किताब है, क्या मैं उसे पढ़ सकती हूँ। हालांकि पॉल ऐसा किसी को करने नहीं देता, लेकिन एनी ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो उसे पढ़ने के लिए अलाउ कर देता है और ये मिजरी नॉवल का अगला अध्याय होता है। एनी उसका बैग लेकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन जब वो पॉल को सूप पिला रही होती है तो पॉल को बताती है कि मैंने 40 पेज पढ़े। तुमने इस किताब को भी उतनी बेहतरीन तरीके से लिखा है जितना तुमने इसके पिछले 8 पार्ट्स को लिखा था, लेकिन 40वें पेज में मुझे कुछ समझ नहीं आया। पॉल कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद नहीं आया। वो कहती है कि 40वें पेज में कुछ स्लम्स के बच्चे आते हैं जो वहाँ पर गाली गलौज करते हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। पॉल कहता है मैं भी एक स्लम का बच्चा हूँ और स्लम में इस तरह की भाषा का, यानी कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। इस बात से अचानक से एनी का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। वो अपने आप से बाहर आ जाती है और पॉल से कहती है कि छोटी जगह का हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर मैं बैंक जाऊंगी तो वहाँ पर मैं सभ्य तरीके से लोगों से बात करूंगी, ना कि मैं उन्हें गाली गलौज करूंगी। और उसके हाथ में जो सूप होता है वो भी बिस्तर पर गिर जाता है और वो और भी चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, लेकिन अगले पल वो अपने होश में आ जाती है और पॉल को सॉरी कहती है। यहाँ पर एनी के अंदर हमें एक और पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, यानी कि जो वो है उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत कुछ है। पॉल उसके जाने के बाद पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है। अगले दिन एनी पॉल को उसकी किताब मिजरीज चाइल्ड दिखाती है और कहती है कि मैं इसे अभी अभी स्टोर से खरीद कर लाई हूँ। पॉल कहता है क्या सड़कें खुल गई? वो कहती है हाँ सड़कें खुल गई हैं, लेकिन शहर तक जाने का रास्ता अब भी बंद है, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती। मैंने हॉस्पिटल कॉल किया था और तुम्हारी पूरी सिचुएशन बताई। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। पॉल कहता है कि मैं अपने घर पर कॉल करना चाहता हूँ, वो सब के सब मेरे लिए चिंतित होंगे। एनी कहती है कि मेरे घर का फोन अभी भी खराब है, मैंने हॉस्पिटल कहीं और से कॉल किया था। पॉल कहीं ना कहीं समझ जाता है कि एनी झूठ बोल रही है। एनी पॉल को अपने जीवन के बारे में बताती है कि जब मेरे पति ने मुझे छोड़ा तो मैं उस चीज के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगी, मैं हॉस्पिटल में हमेशा गुमसुम रहती, और तब मैंने तुम्हारी किताब मिजरी पढ़ी। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा लगा कि मेरा पूरा जीवन बदल गया है। मैंने एक ही किताब को कई कई बार पढ़ा और जितनी बार मैं उस किताब को पढ़ती मुझे उतनी खुशियां मिलती। मैं अपने सारे गम भूल गई। और ये सब बताकर एनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगली रात को एनी बहुत गुस्से में पॉल के कमरे में आती है और वो कहती है कि तुम एक गंदे इंसान हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मिजरी को कैसे मार सकते हो। दरअसल पॉल ने जो नई किताब लिखी होती है उस किताब में उसने मिजरी के कैरेक्टर को आखिरी में मार दिया होता है। पॉल कहता है कि जिस वक्त ये कहानी है उस वक्त में बच्चों की मौत एक आम बात थी। दरअसल ये कहानी सन 1871 की होती है। पॉल कहता है हालांकि मिजरी की मौत हो गई लेकिन उसकी आत्मा इस कहानी में जिंदा
जिंदा रहती है। ये बात सुनकर एनी पूरी तरह से बौखला जाती है। वो कहती है कि मुझे उसकी आत्मा नहीं बल्कि मुझे मिस्री चाहिए, तुमने उसका खून किया है, तुम एक खूनी हो। और वो पॉल के सिर पर मारने के लिए लकड़ी का एक टेबल उठाती है। पॉल बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन वो उसके सिर पर उस टेबल को नहीं मारती बल्कि दीवार पर मार देती है। और पॉल को कहती है कि मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम एक गंदे इंसान हो। और जाने से पहले वो पॉल को कहती है कि उम्मीद मत करना कि तुम्हें यहाँ पर कोई लेने के लिए आएगा। मैंने कभी किसी डॉक्टर, एजेंट या तुम्हारी फैमिली को कॉल नहीं किया। इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ पर हो। दुआ करो कि मुझे कुछ ना हो, क्योंकि अगर मैं मर गई तो समझो तुम भी मर गए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पॉल बड़ी मुश्किल से बिस्तर से नीचे उतरता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल के दोनों पैर टूटे हैं। वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अब अगली सुबह एनी उसके कमरे में आती है और पॉल को उसके बिस्तर के ऊपर रखती है। वो जानती है कि वो भागने की कोशिश भी करेगा तो यहाँ से भाग नहीं सकता। इसके बाद एनी वहाँ पर उसकी उस किताब को, जो उसने अभी अभी लिखी है, जिसकी इस दुनिया में कोई भी कॉपी नहीं है, जिस कहानी में उसने मिस्री को अंत में मार दिया था, वो कहती है कि मुझे पता है कि इसकी और कोई कॉपी नहीं है, क्योंकि 11 साल पहले तुमने अपने इंटरव्यू में कहा था कि तुम जब किसी भी चीज को लिखते हो तो उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं बनाते, क्योंकि ये तुम्हारा सुपरस्टिशन है, यानी कि एक वहम है। पॉल उस कॉपी को नहीं जलाना चाहता, क्योंकि उसने इस कहानी को बहुत मेहनत से लिखा है। वो कहता है कि मैं इसे कभी पब्लिश नहीं करूंगा, बस अपने पास रखूंगा। एनी कहती है कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में रहेगा। लेकिन पॉल किसी भी कीमत पर इस ओरिजिनल स्क्रिप्ट को, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट को नहीं जलाना चाहता। पर जब एनी उसके ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर देती है तो वो समझ जाता है कि अगर मैंने इसे नहीं जलाया तो ये मुझे जला देगी, और मजबूरी में उसे अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को जलाना पड़ता है। इस बात से पॉल को बहुत दुख होता है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब पुलिस भी पॉल को ढूंढ रही है। वो हेलीकॉप्टर से चारों तरफ गश्त लगा रही होती है, लेकिन पॉल का उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अब एनी चाहती है कि पॉल अपनी आखिरी किताब को दोबारा से लिखे, वो अपनी गलती को सुधारे जिसमें उसने मिस्री नाम के कैरेक्टर को मार दिया था। इसीलिए वो उसके लिए पेपर्स और टाइपराइटर लेकर आती है, लेकिन पॉल कहता है कि जो तुम पेपर्स लेकर आई हो वो पेपर्स इतने अच्छे नहीं है, अगर मैं इसमें टाइप करूंगा तो स्याही फैल जाएगी। और वो उसे दिखाता भी है। इस बात से वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मैं चाहे तुम्हारे लिए कुछ भी करूं, तुम कभी खुश नहीं हो सकते, तुम्हें मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था। और वो गुस्से में वहां से शहर निकल जाती है ताकि वो दूसरे पेपर्स ला सके। दरअसल पॉल ने जानबूझकर किया होता है। और उसके जाने के बाद वो अपनी व्हील चेयर से अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो दरअसल मेन दरवाजा खोलकर यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। और तभी वो एक स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी पेन किलर्स दिखती हैं, और उन पेन किलर्स में से एक दवाई का पत्ता वो अपने पास रख लेता है। हालांकि उसने अब अपनी खुद की दवाइयाँ खाना भी बंद कर दी होती है, और इससे पहले कि वो अपने कमरे में वापस जाता, बाहर पॉल को एनी की गाड़ी के आने की आवाज आती है। दरअसल एनी पेपर्स लेकर आ गई होती है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी व्हील चेयर पर बैठकर कमरे में वापस आ जाता है। वहीं अब पुलिस को पॉल की गाड़ी मिल जाती है, लेकिन ना तो उन्हें पॉल की डेड बॉडी मिलती है और ना ही कोई निशान। पुलिस मान लेती है कि पॉल की डेड बॉडी को या तो जानवर ले गए या आसपास ही वो बर्फ के नीचे दफन है। लेकिन यहाँ पर पॉल का जो केस हैंडल कर रहा होता है, जो यहाँ का शेरिफ है, वो देखता है कि पॉल की गाड़ी को बाहर से जबरदस्ती खोला गया है, और वो ये मान लेता है कि पॉल को यहाँ से कोई अपने साथ ले गया है, और वो इस केस पर आगे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वहीं पॉल अब मिस्री की कहानी दोबारा लिख रहा है, और इस कहानी में वो मिस्री को मारता नहीं है बल्कि वो उसे जिंदा रखता है। वो मिस्री के बारे में सारी बातें अच्छी लिखता है। इस बात से एनी को बहुत खुशी होती है, बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मेरी मिस्री वापस लौट गई। पॉल एनी को कहता है कि मिस्री के लौटने की खुशी में क्यों ना आज रात को हम दोनों साथ में डिनर करें। एनी इस बात के लिए मान जाती है। अब पॉल के पास जितनी भी पेन किलर्स होती हैं, वो उन सब टैबलेट्स का पाउडर एक पेपर के अंदर डालता है, और जब रात को ये दोनों डिनर के लिए बैठते हैं तो पॉल कहता है कि मिस्री के लौटने की खुशी में हमें शैंपेन पीनी चाहिए। ये अपने और एनी के गिलास में शैंपेन पोर करता है, और एनी को कहता है क्या तुम्हारे पास कैंडल है। वो कहती है हाँ, मैं अंदर देख कर आती हूँ। और जब वो अंदर कैंडल्स लेने के लिए जाती है तो पॉल उसकी शैंपेन के गिलास में वो पेन किलर का सारा पाउडर डाल देता है जो उसने जमा किया हुआ है। और इतना सारा पेन किलर का पाउडर एक तरह का जहर है जिसे पीने के बाद एनी नहीं बच सकती। एनी वापस कैंडल लेकर आती है, और जब वो टेबल पर कैंडल लगा रही होती है तो उसके हाथ से कैंडल गिर जाती है, और उसे संभालने के चक्कर में उसके शैंपेन का गिलास भी गिर जाता है। सारी शैंपेन बिखर जाती है और पॉल का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। वक्त बीतने के साथ पॉल अपनी किताब लिख रहा होता है, और अगली बार जब एनी पेपर्स लेने के लिए जाती है तो पॉल एक बार फिर से कमरे से बाहर निकलता है, और वो किचन से एक चाकू भी अपने पास रख लेता है ताकि वो उस चाकू से एनी को मार सके। और साथ ही साथ वो यहाँ पर एक स्क्रैप बुक भी देखता है जो कि एनी ने अपनी बनाई होती है, जिसमें बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती है, और इन न्यूज़पेपर्स की कटिंग में अधिकतर खबरें हॉस्पिटल में मरे हुए बच्चों की होती है। और बाद में कुछ ऐसी कटिंग्स भी होती है जिसमें पुलिस ने एनी को अरेस्ट किया होता है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि उन सब बच्चों को एनी ने मारा है, लेकिन एविडेंस के अभाव में उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब पॉल जानता है कि ये सब कुछ एनी ने किया था, उसी ने उन बच्चों को मारा था। और जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा होता है तभी वहाँ टेबल पर रखा हुआ एक छोटा सा पेंगुइन जो कि चीनी मिट्टी का होता है, वो नीचे
नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर लगकर टूटता, पॉल उसे पकड़ लेता है और वापस टेबल पर रखकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो उस चाकू को जो बाहर से लेकर आया है उसे छुपा देता है ताकि वो उससे एनी को मार सके। लेकिन उसी रात को एनी उसे एक नींद का इंजेक्शन लगाती है और अगली सुबह जब पॉल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसे उसके बेड के साथ उसने अच्छी तरह रस्सियों से बांधा हुआ होता है। और वो पॉल को कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस कमरे से बाहर गए थे, क्योंकि बाहर जो पेंगुइन है उसका फेस साउथ की तरफ था जो अब नहीं है। और जब मैंने इस हेयर पिन को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि तुमने लॉक कैसे खोला और कैसे तुम यहाँ से बाहर गए। साथ ही साथ वो उसे वो चाकू भी दिखाती है जिससे पॉल उसे मारना चाहता था। वो कहती है कि तुम्हारी सारी चोरी पकड़ी जा चुकी है। और अब वो उसके एंकल्स के बीच में लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा फंसाती है और बहुत बड़े हथौड़े से उसके पैर के दोनों एंकल्स को तोड़ देती है ताकि वो यहाँ से जाने की सोच भी ना सके। इससे पॉल पूरी तरह से दर्द से कर्रा उठता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोकल शेरिफ जो पॉल का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उसे एक शॉपकीपर से पता चलता है कि एक लेडी जिसका नाम एनी है वो बहुत सारे टाइपिंग के पेपर्स लेकर गई थी। और जब वो लाइब्रेरी में जाकर एनी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता है तो उसे शक होता है कि हो ना हो पॉल उसी की गिरफ्त में उसके घर पर है। और वो अपनी गाड़ी से एनी के घर की तरफ चल पड़ता है। और जब एनी वहां पर पुलिस की गाड़ी को आते हुए देखती है तो वो पॉल को नींद का इंजेक्शन लगाकर बेसमेंट में छुपा देती है। शेरिफ उसके घर पर आता है, वो घर की तलाशी लेता है लेकिन उसे पॉल कहीं भी नहीं मिलता। और जब वो वापस जा रहा होता है तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है जो पॉल कर रहा होता है और वो एक बार फिर से घर के अंदर आ जाता है। और जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने पॉल है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता पीछे से एक गोली चलती है जो एनी ने चलाई होती है और शेरिफ की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद वो गन लेकर पॉल की तरफ बढ़ती है और वो कहती है कि अब हम दोनों को भी मरना होगा क्योंकि बहुत जल्द और भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। पॉल कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें मरना चाहिए लेकिन मिस्री को हमें अमर करना होगा, उसे जिंदा रखना होगा और इसके लिए मुझे किताब पूरी करनी होगी। और वो उसकी इस बात को मान जाती है और अब पॉल अपनी किताब को पूरा करना शुरू कर देता है और वो बहुत जल्दी अपनी किताब को पूरा लिख लेता है। वो एनी से कहता है कि तुम्हें पता है कि अब मुझे क्या चाहिए। दरअसल एनी ने पॉल के बारे में सब कुछ पढ़ा होता है। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम कोई भी किताब पूरी करने के बाद एक सिगरेट पीते हो और साथ में शैंपेन भी। वो उसके लिए एक सिगरेट, एक मैच बॉक्स की स्टिक और साथ में शैंपेन और एक गिलास लेकर आती है। पॉल कहता है कि एक गिलास अपने लिए भी ले आओ। इस बात से एक्साइटेड होकर वो अंदर गिलास लेने के लिए चली जाती है क्योंकि पॉल अब किताब को पूरा कर चुका है और वो जानता है कि बहुत जल्द वो उसे मार देगी। पॉल अपनी किताब के सभी पेपर्स के ऊपर ऑयल डाल देता है और जब एनी बाहर आती है तो वो उन पेपर्स पर आग लगा देता है। इस बात से एनी पूरी तरह से बौखला जाती है और वो जलते हुए पेपर्स को बुझाने की कोशिश करती है और तभी पॉल टाइपराइटर उठाकर उसके सिर पर मारता है। वो उसे पूरी तरह से जख्मी कर देता है और जब पॉल घिसटता हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी एनी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अभी भी पूरी तरह से होश में होती है लेकिन इससे पहले कि वो पॉल को मारती, दरवाजे के सामने एक मेटल का हैवी डोर स्टॉपर होता है। वो उसे उठाकर एनी के सिर पर कई बार करता है जिससे एनी की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से पॉल की जान बच जाती है। 18 महीने बाद ये दिखाया जाता है कि पॉल अब स्टिक के सहारे चलता है और उसने एक किताब लिखी है और इस किताब में उसने अपना एनी के घर पर बिताया हुआ पूरा एक्सपीरियंस लिखा होता है जो क्रिटिक को बहुत पसंद आता है। किताब सब लोग बहुत पसंद करते हैं और तभी पॉल देखता है कि सामने से एक वेट्रेस आ रही है और ये और कोई नहीं बल्कि एनी होती है और उसके पास जो खाने की ट्रॉली होती है वो उससे चाकू निकालती है। पॉल पूरी तरह से डर जाता है लेकिन अगले पल वो देखता है कि ये एनी नहीं बल्कि कोई और वेट्रेस है। दरअसल उस पूरी घटना के बाद अभी भी पॉल की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती, इसीलिए उसे इस तरह के इल्यूजन्स, इस तरह के भ्रम हो रहे होते हैं। वो वेट्रेस पॉल को कहती है कि मैं आपकी नंबर 1 फैन हूँ। पॉल कहता है कि दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1990 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $62 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।